आजकल तो ज़्यादातर आर्किटेक्ट खुद ही कह देते हैं कि मैं ही कर दूंगा, छोटा मोटा जो मोटा मोटा वास्तु करना मैं ही कर देता हूँ। देखो, अगर मोटा मोटा कोई ऑपरेशन कर दे डॉक्टर, हाँ हाँ। डॉक्टर अगर हमें कहे कि मैं आपका मोटा मोटा ऑपरेशन कर देता हूँ, सही बात है। बाकी आप घर जाके कर लेना, बाकी करवा तो हम कभी करवाएंगे नहीं। अगर कुंडली के साथ वास्तु का रिलेशन है तो जॉइंट फैमिलीज का क्या? एक एक घर में चार चार भाई रहते हैं, उनकी बीवियां भी हैं, उनके बच्चे भी हैं जी। तो उनका कैसे वास्तु होता है फिर? जहाँ मंदिर होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में जो ऑस्पिशियस स्थान है, जी। वहाँ पर आपने अगर प्योर लेदर का सोफा रख दिया या वहाँ पर अल्कोहल सर्व होने लगी, वहाँ पर तो आपके करवाए हुए वास्तु का कोई रोल नहीं रहता ना। तो दोष चला जाना है वास्तु वाले को कि वास्तु उन्होंने सही नहीं किया। वास्तु कंसल्टेंट को आज बुला लो ना, वो 10 बड़ा पिरामिड लेके आ जाते हैं साथ में और पिरामिड लगा के चले जाते हैं कि ये हो गया, ये आपका वास्तु। जी बिल्कुल। ये कहाँ तक सही है और क्या लगता है कि क्या इससे सब कुछ होगा? अगर आप सोचे पिरामिड लगाने से ही सब ठीक हो जाए, तो फिर तो हम इस ऑफिस के ऊपर ही पिरामिड बना दें। Obviously। है वो वर्केबल, है वो वर्केबल, लेकिन जितने उसको कमर्शियल या सोर्स ऑफ सेल के साथ यूटिलाइज किया जाता है, इतने वर्केबल नहीं है। अच्छा, कलर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है जी वास्तु में? एक स्टूडेंट है जिसने वाटर एलिमेंट के कपड़े डाले हैं और एक ने फायर एलिमेंट के कपड़े डाले हैं, तो आप देखेंगे एक टाइम पे आके क्लास में क्लैशेस जरूर होंगे, क्योंकि पानी ने तो आग को बुझा देना है। घर में सबसे महत्वपूर्ण प्लेस क्या समझते हो आप वास्तु के हिसाब से? देखिए, मुझे तो लगता है ये उस प्रकार का प्रश्न है कि एक मदर के 4 बच्चे हैं, उसको ज्यादा प्यारा कौन सा है। भगवान ने हमें एक ही जिंदगी दी है और इंसान चाहता है कि इस जिंदगी में वो सब कुछ प्राप्त कर ले। धन दौलत, सुख, खुशी, बड़ा घर, गाड़ी, बढ़िया ऑफिस या फैक्ट्री और खुशहाल परिवार। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। लेकिन अगर कोशिश की जाए, अगर वास्तु शास्त्र को पढ़ा जाए, तो ज़मीन भी मुकम्मल मिलती है और आसमान भी खुशहाल मिलता है और बड़ा मिलता है। आज बात करने वाले इसी टॉपिक के ऊपर, वास्तु आपका और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष शाही जी, थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी से, जो जानकारी रखते हैं बहुत अच्छी वास्तु के बारे में, ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को वास्तु की, और इसके साथ साथ वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। सर, स्वागत है। नमस्कार जी। आपके साथ 2-3 बार मुलाकात करने का मौका मिला और अच्छे अच्छे टॉपिक हमने डिस्कस किए और लोगों के लिए बड़े यूज़फुल रहे, क्योंकि पब्लिक जो रिवर्ट करती है, हमें बताती है, तो बड़ा पॉजिटिवली जो है वो रिस्पांस इनका आता है। तो इसी वजह से आज आपको फिर दोबारा से हमने याद किया और सोचा कि चलो एक टॉपिक हमारा अनटच रह गया आपके साथ जी। वो वास्तु है जी। तो आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया वास्तु का। हालांकि तो बड़ी पुरानी कला है ये, बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुराने उपाय हैं। वास्तु तो शुरू से राजे महाराजाओं के महल भी कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। इवन बहुत सारे मंदिर भी वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं, जी जी, जो देश में फेमस है। तो पहली बात तो ये कि वास्तु अचानक से इतना पॉपुलर क्यों हो गया? देखिए, वास्तु की अगर बात करूं, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोविड के बाद एक्टिव हो गई हैं। सिर्फ वास्तु को लेकर छोड़िए तो हम बाकी और भी इसके साथ जो मॉडलिटीज़ हैं, जी। चाहे आप कुकिंग की बात करें, चाहे पेंटिंग की बात करें, मुझे लगता है ये थोड़ा इसलिए हाईलाइट ज़्यादा हो गया क्योंकि वो कहते हैं ना, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए मुझे कि बीमार ही बीमार का इलाज कर रहा है। इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसकी सर्टिफिकेशन वो वाली नहीं है जिससे हम प्रूव कर सके कि ये बंदा वास्तु कर रहा है। तो कोई भी इंसान 20 चैप्टर उठाता है और उसको पढ़ाना शुरू कर देता है। वो 3 दिन की वर्कशॉप लगाते हैं 100 रुपये लेके जी, और उसमें हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। बिल्कुल। ये चीज़ जो है ना, एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि मोटा मोटा वास्तु कर लिया। जी। देखो, वास्तु को समझना भी उतनी ही गहराई है जितने बाकी विषय हैं। हाँ। और अगर हम कहें कि अगर वास्तु को लेकर सिर्फ हम अकेला वास्तु करके सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा एक प्रोग्राम आता था बहुत पुराना, जब टीवी चलते थे, उसमें दशा और दिशा के नाम से मतलब वो प्रोग्राम था। जी। अकेली दिशा हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, उसके लिए हमारी दशा भी अच्छी होनी चाहिए। और जब दशा अच्छी होती है, दिशा भी हमारी तभी सही होती है। मुझे तो लगता है कई बार उपाय करने के बाद दिशा ठीक हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि हमने उपाय किए तो वैसे ही ठीक हो गया, तो उस वजह से ठीक हुआ। जी बिल्कुल। वैसे देखा जाए कि वास्तु हमारा कोई ऑकल्टिज्म का कोई अलग टॉपिक नहीं है जी। हमारा जिस प्रकार ज्योतिष के ही हिस्से हैं, जी। चाहे वो हम वास्तु लेकर चले, चाहे पाम रीडिंग लेकर चले, फेस रीडिंग लेकर चले, वास्तु एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे वो नमक वाली बात की जाती है कि नमक के बिना सब्जी नहीं बन सकती, लेकिन अकेली नमक से सब्जी बनेगी ये भी जरूरी नहीं ये है, भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। तो समझ लीजिए वो नमक है जिसके कारण सब अधूरा है। आप कितनी रेमेडीज कर लेते हो, कई बार रेमेडी
रेमेडीज हमें फलीभूति नहीं होती, क्योंकि हमारी पहली बात, जब आप किसी भी ऑकल्टिस्ट से कोई गाइडेंस या डायरेक्शंस लेते हैं तो आपके ब्रेन में ना एक आइडिया आता है, चलो आज कुंडली दिखाई जाए, चलो आज वास्तु दिखाया जाए। जी। ये आइडिया ही तब आएगा जब आपकी घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी होगी। ओह। जी, तब तक आप ना तो रेमेडीज करने को तैयार होंगे, ना आप किसी एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट के पास जाने के लिए रेडी होंगे। हमारे घर में ना, हमारे माइंड में एक थॉट आता है जी। एक स्लोगन होता है ना कि एक आइडिया ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक इंसान अपने जीवन के पहले 30 साल सोचता है कि घर का वास्तु करवाऊं कि ना करवाऊं, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वास्तु करवाया जाए। हमारे जीवन में कोई आइडिया ही नॉर्थ ईस्ट से आना होता मुझे है। लगता है उस वो टाइम होता है जब कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है उसकी लाइफ में। यस, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उसको धन की प्रॉब्लम आई है, या उसको सेहत की प्रॉब्लम आई है, या बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम आई है, या परिवार में खुशहाली की प्रॉब्लम आई है, रिलेशनशिप इशू आया है, तो कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है तो लोग जागते हैं वास्तु करवाने के लिए। ये तो बात बड़ी स्वाभाविक है। जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो बंदे को लगता है कि जिस कटघरे में दूसरा इंसान खड़ा है उस कटघरे में मैंने कभी खड़े नहीं होना। लेकिन जब बारी खुद के वहां खड़े होने में आती है तब उसको पता लगता है कि इस चीज के बारे में डायरेक्शन ली जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोगों को ज्यादातर कहते हैं कि आपको वास्तु की जो कंसल्टेशन लेनी है जी। वो आप तब ले जब आपके जीवन में सब सही चल रहा हो। और वास्तु का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया और वास्तु हो गया। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको उसका ऑडिट करवाना पड़ता है। क्योंकि हम लोग ना किसी फॉर्म में, चाहे वो कलर की फॉर्म में, चाहे वो एलिमेंट की फॉर्म में, चाहे धातु की फॉर्म में, हम कई बार वहां पर गलत एलिमेंट स्थापित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक ओपन एरिया खुलवाया, स्वाभाविक सी बात है उस ओपन एरिया के अंदर कोई भी इंसान कोई भी आर्टिकल या एलिमेंट को यूज करेगा। अब मैंने एक बार क्या कर दिया, नॉर्थ डायरेक्शन को बिल्कुल खाली छुड़वाया, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन हम ज्यादातर ओपन छुड़वाते हैं जी। तो वहां पर वो कहते जी हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने जब अपनी गाड़ी ली रेड कलर की तो वो नहीं ना बताया कि वहां रेड कलर की गाड़ी खड़ी करनी शुरू कर दी। जबकि नॉर्थ डायरेक्शन का कलर तो ब्लू कलर है और रेड कलर तो ब्लू कलर की एंटी एक्टिविटी हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, इंसान सोचता है कि हमने वास्तु करवा लिया, अब हमें पूरा जीवन जरूरत नहीं पड़नी, लेकिन अगर उसको कोई जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो जरूरत है उसको दोबारा ऑडिट करवाने तो वास्तु की भी वैलिडिटी है। वैलिडिटी तब तक जब तक हम कोई, देखो हम फ्रीक्वेंटली चीजें लेकर आते हैं, हम लोग कर्टन्स चेंज करवाते हैं, हम लोग फ्लोरिंग चेंज करवाते हैं, हम लोग कई बार क्या होता है प्योर लेदर के प्रोडक्ट ले आते हैं, अपनी तरफ से एक सोफा लेकर आते हैं जो प्योर लेदर का है। लेकिन प्योर लेदर एक तरीके से एक बेजान वस्तु है, मृत वस्तु है, वो चमड़ा है, किसी एनिमल का देखा जाए उसकी स्किन है। तो अगर हम लोगों ने अपने सारी रेमेडीज कर ली, लेकिन वो वास्तु कंसल्टेंट के जाने के बाद आपने जहाँ मंदिर होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में जो ऑस्पिशियस स्थान है वहां पर आपने अगर प्योर लेदर का सोफा रख दिया या वहां पर अल्कोहल सर्व होने लगी, वहां पर तो आपके करवाए हुए वास्तु का कोई रोल नहीं रहता ना। तो दोष चला जाना है वास्तु वाले को कि वास्तु उन्होंने सही नहीं किया। ये नहीं पता जहां पर उन्होंने पाठ पूजा करने के लिए कहा था वहां पर अल्कोहल सर्व हो रही है, वहां नॉनवेज सर्व हो रहा है, या कहीं ना कहीं लेदर के उन्होंने सोफे रख लिए या चेयर्स रख ली। तो ये ऑडिट बड़ा जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा मनीष जी, वास्तु है क्या बेसिकली? देखिए, वास्तु के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब हमारे पिंडे में, हमारा बेसिकली जो शरीर है वो हमारी राशियों का पिंड है। सही है। भगवान ने हमारे पिंडे के अंदर, हमारे पिंड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बेसिकली जो एलिमेंट्स दिए हैं वो हमारी सृष्टि में है। बिल्कुल सही। जैसे 72% वाटर अगर हमारी सृष्टि में है तो वही 72% वाटर हमारी बॉडी के अंदर भी है। अगर हमारी बॉडी प्रोडक्टिव है तो हमारी अर्थ भी प्रोडक्टिव है। तो अगर मैं अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व की बात करूं, ये अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व की बैलेंसिंग सिर्फ हमारी पृथ्वी में नहीं है, वो हमारी बॉडी के अंदर भी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अग्नि तत्व की बात करूं, अगर हमारी सृष्टि के अंदर अग्नि तत्व फायर एलिमेंट है, अगर ज्वालामुखी उससे फूटते हैं तो हमारे अंदर जो हमारी अग्नि है, अग्नि वो किसी भी तरीके की हो सकती है। वो हमारी जठर अग्नि पेट को शांत करने की, वो हमारी फिजिकल लाइफ की अग्नि, या किसी भी इंसान का जो लस्ट है, चाहे वो हमारी भूख है, हमारी अग्नि और हमारी पृथ्वी की अग्नि, ये दोनों ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारा फीवर का एक लेवल है टेम्परेचर का, अगर वो हमारे जीवन में अगर बैलेंसिंग रोल प्ले करेगा तो ही बेटर है। तो इसी प्रकार अर्थ एलिमेंट सबसे स्टेबल और सबसे सॉलिड एलिमेंट है। अगर हमारी अर्थ सॉलिड एलिमेंट है तो हमारे अंदर भी एक अर्थ एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं हमारा पेशेंस लेवल। जिस प्रकार अर्थ अपने आप से दूर होकर अपना नुकसान कर देती है, इसका मतलब अगर हमारे अंदर भी हमारा पेशेंस लेवल अच्छा नहीं होगा तो हम आपे से बाहर हो जाएंगे और हो सकता है अपना नुकसान खुद ही कर दें। तो वास्तु अगर देखा जाए
है सिर्फ हमारे घर का या हमारी सृष्टि का है, वास्तु हमारी बॉडी का भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। वास्तु का एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेशन है, जैसे कुंडली से? 100%। जैसे हमारी दो आंखें हैं और दोनों का ही अपना अपना रोल है, जी। एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। इसी प्रकार समझ लीजिए वास्तु और ज्योतिष हमारे लाइफ को देखने का एक नज़रिया है। शायद तभी इसका नाम ज्योतिष है कि ज्योति है, एक लाइट है, एक प्रकाश है जिसके द्वारा हम लोग एनालाइज करते हैं, हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अगर हमारा प्लैनेट हमारे होरोस्कोप के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है जिस चीज़ को लेकर, अगर वो सही होगा तो ही हमारे अंदर भी वो चीज़ों की प्राप्ति होगी। जैसे मान लीजिए हमारी जुपिटेरियन क्वालिटीज़ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या ब्लेसिंग्स है, और हमारे घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो जुपिटेरियन क्वालिटीज़ की है। आपकी कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है लेकिन आपके घर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो अच्छी नहीं है, तो दैट मीन्स आपको अब जीवन में प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी या आपका प्रॉफिट लीस्ट प्रॉफिट पे वर्क करना पड़ सकता है। ये चीज़ है। अच्छा, अगर कुंडली के साथ वास्तु का रिलेशन है तो जॉइंट फैमिलीज का क्या? एक एक घर में 4-4 भाई रहते हैं, उनकी बीवियां भी हैं, उनके बच्चे भी हैं जी। तो उनका कैसे वास्तु होता है फिर? देखिए इसमें क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा जॉइंट फैमिली में अगर वास्तु खराब है तो एक इंसान को तो बड़े बुरे रिजल्ट आ रहे हैं लेकिन 3 को रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखिए जो घर में 4 भाई रहते हैं ना, कई बार उनका जो काम होता है वो अलग अलग एलिमेंट्स का होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक ब्रदर है तो वो वाटर एलिमेंट के रिलेटेड वर्क करता है और जो दूसरा है वो अर्थ एलिमेंट के रिलेटेड वर्क करता है। तो हमारे घर में भी वो जिस एलिमेंट के रिलेटेड वर्क कर रहा है वो एलिमेंट जब इम्बैलेंस होगा तो ही उनको प्रॉब्लम आएगी। अगर जिस इंसान का वाटर एलिमेंट के रिलेटेड वर्क ही नहीं है तो उसको वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब चारों भाई एक ही फैमिली बिजनेस में होते हैं लेकिन उनके प्लैनेट्स जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में बैठे होते हैं। तो जो प्लैनेट उनका कुंडली में अच्छा है वो दिशा अच्छी होनी चाहिए, जो कुंडली में खराब है वो भी दिशा ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। हमें दोनों तरफ से ही इस चीज़ की रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और प्रश्न मन में आता है कि अगर ट्विन ब्रदर हो जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली उनकी रेखाएं अलग होंगी हाथों की। तो हमारे जीवन में बेसिकली अगर हम बात करें ये जितनी मोडालिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। हम लोगों की प्रधानता कई बार कुंडली में ग्रहों की होती है, कई बार रेखाओं में हाथों में रेखाओं की होती है, और कई बार हमारी दिशाओं में उस एलिमेंट की होती है। तो घर में सबसे महत्वपूर्ण, अभी पहले घर की बात करते हैं, धीरे धीरे फिर कमर्शियल प्लेस पे भी आएंगे। जी। घर में सबसे महत्वपूर्ण प्लेस क्या समझते हो आप वास्तु के हिसाब से? देखिए मुझे तो लगता है ये उस प्रकार का प्रश्न है कि एक मदर के 4 बच्चे हैं उसको ज़्यादा प्यारा कौन सा है। मुझे लग रहा है कि हमारे जो घर के अंदर हर दिशा का ही बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि वॉशरूम्स की या टॉयलेट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ही उसको देनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में से जब चीज़ें डिस्पोज नहीं होती वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर बुरा मत मानिए, वास्तु कंसल्टेंट को आज बुला लो ना, वो 10-12 पिरामिड लेके आ जाते हैं साथ में और पिरामिड लगा के चले जाते हैं कि ये हो गया जी आपका वास्तु। जी बिल्कुल। ये कहाँ तक सही है और क्या लगता है कि क्या इससे सब कुछ होगा? देखिए जहाँ तक बात आती है पिरामिड्स की, पिरामिड्स वर्केबल हैं जी, लेकिन अगर आप इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़े तो पिरामिड के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जी। लेकिन आज से अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएंगे तो ना तो पिरामिड्स बनाने वाले इतने कलर्स होते थे, ना ही पिरामिड्स बनाने की इतनी फैक्ट्रीज होती थी। लोग फिर भी खुशहाल थे। लोग फिर भी खुशहाल थे जी। पिरामिड बहुत रेयर यूज होते हैं और ये प्रॉपर पर्टिकुलर किसी एक धातु के साथ ही इंटरलिंक करके यूज होते हैं। अगर आप सोचे पिरामिड लगाने से ही सब ठीक हो जाए तो फिर तो हम इस ऑफिस के ऊपर ही पिरामिड बनाते हैं। है वो वर्केबल, है वो वर्केबल, लेकिन जितने उसको कमर्शियल या सोर्स ऑफ सेल के साथ यूटिलाइज किया जाता है इतने वर्केबल नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक फैक्ट्री में वास्तु किया, वो सेल होगी फैक्ट्री, काम नहीं चला, तो हमने जब उनकी फैक्ट्री का ऑडिट किया, जिन्होंने बाय करना था उनके साथ ऑडिट किया, तो मैंने छत के ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ी लाइन पिरामिड्स की डिगिंग की हुई थी। तो वो पिरामिड्स अराउंड मुझे लग रहा था 65,000 के उन्होंने लगवाए थे, लेकिन वो जिन्होंने लगवाए थे फैक्ट्री तो उनकी तब भी सेल हो गई। दिशा का बहुत बड़ा रोल है। आप देखने चले जाइए ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में फैक्ट्री आपको खाली नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वालों की लाइफ में नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वो है ही कूल जोन है, तो वो डायरेक्शन ही ऐसी है। आपको ज़्यादातर फैक्ट्रीज कौन सी मिलेगी? साउथ फेसिंग मिलेगी, वेस्ट फेसिंग मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा हार्डवर्क रिक्वायर्ड रहता है। तो दिशा और दशा का दोनों का अपनी अपनी जगह रोल है, लेकिन मैंने जीवन में एक चीज़ देखी है कि वास्तु भी आप तब करवा पाते हो जब
आपका समय अच्छा आता है जब डिवाइन एनर्जीज आती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, लोगों की एक बड़ी छोटी सी धारणा है, अगर आप उनके वॉशरूम में जाएंगे वो टैप तो लगवा लेंगे 50,000 रुपए की, लेकिन उनको एक वास्तुशास्त्री को 5,000 रुपया देना भी ज़्यादा लगता है। सही बात। वो फीस को कंपेयर करने के चक्कर में वास्तु गलत करवा लेंगे, लेकिन उनको ये बहुत खुशी है कि हमने 10,000 रुपये के 5,000 रुपये बचा लिए। आजकल तो ज़्यादातर आर्किटेक्ट खुद ही कह देते हैं कि मैं ही कर दूंगा, छोटा मोटा जो मोटा मोटा वास्तु करना मैं ही कर देता हूँ। देखो, अगर मोटा मोटा कोई ऑपरेशन कर दे डॉक्टर, हाँ हाँ। डॉक्टर अगर हमें कहे कि मैं आपका मोटा मोटा ऑपरेशन कर देता हूँ, सही बात है। बाकी आप घर जाके कर लेना, बाकी करवा लेना। तो हम कभी करवाएंगे नहीं। सही तो है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये मोटा मोटा वास्तु जैसा कोई शब्द ही नहीं होता जी वहां पे आपको ना बेसिकली एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ता है। जी। और कई जगहों पर हमें उन एनर्जीज को छोड़ना ही पड़ता है। जैसे एक जगह पे बैठ के अगर आपको नींद नहीं आ रही, जी। उस एरिया में किसी को भी लेकर नींद नहीं आ रही, हो सकता है हमारी अर्थ के नीचे इतने सारे केमिकल्स हैं, वहाँ पर क्या हो सकता है। तो हमारे द्वारा लगाई गई एक छोटी सी अगर धरती की इतनी परतें उस एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकी, तो आप लगा के चलिए हमारे द्वारा लगाई गई छोटी सी रॉड उसको कैसे ख़त्म कर सकती सही है। बात तो है। बेटर वहाँ से बेडरूम को चेंज कर लिया जाए, उस एरिया को छोड़ दिया जाए। ओके। अगर आपको फ्रीक्वेंटली हेडेक हो रहा है, आपको मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए अपने स्लीपिंग डायरेक्शंस को चेंज करें, और इतना करने से ही कई बार आपको मैजिकल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये विडंबना है छोटी सी कि लोग आपके द्वारा बताए गए उपाय हजारों में कर लेंगे, जी। लेकिन एक जो पर्टिकुलर वास्तु करने वाला इंसान है, जो अपना प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करने आ रहा है, उनको फीस देनी टफ लगती है। उनको घर करोड़ों में बन जाएगा, लेकिन वास्तु वाले की फीस ज़्यादा लगेगी, जबकि उसके आधार पर आपका कल को एक दीवार को डिमोलिश करने के जी। लाखों रुपए लग सकते हैं। आजकल तो लोग हर एक चीज़ वास्तु के हिसाब से कर रहे हैं। इनफैक्ट जितने फ्लैट्स बन रहे हैं वो भी वास्तु के हिसाब से बन रहे हैं टोटल। अगर मैं कहूँ तो हमारा जो विजिटिंग कार्ड होता है सर, वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग बनता है। अच्छा। जी बिल्कुल। हमारी लाइफ का हर सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से वॉशरूम की भी बात करेंगे, उस पर भी वास्तु आधारित है। अच्छा, ब्रह्मस्थान की बात करी आपने, ये क्या है? ब्रह्म स्थान जैसे हमारी शरीर का ब्रह्म स्थान हमारी नाभि है। जी। पुराने ज़माने में नाभि से चेक किया जाता था कि बॉडी इम्बैलेंस तो नहीं है। अच्छा। अगर किसी को भूख नहीं लगती थी तो कहते थे जी इसका जो सेंटर पॉइंट है हिल गया, इसको तरन पड़ गई तरन पड़नी, है, हाँ। इसको सेंटर पॉइंट हिल गया है। नाभि पे मालिश की जाती थी स्पेशल। हाँ। बच्चों की नाभि पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑयल लगाए जाते थे उसके लिए। तो इक्वली ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे घर का सेंटर पॉइंट। जी। और उस सेंटर पॉइंट को मेरी हिसाब से ज़्यादा छेड़ना ही नहीं चाहिए। आजकल तो रेमेडियल पार्ट में उसमें एनर्जी बैलेंसिंग करने के चक्कर में इतने सारे आर्टिकल्स डाल देते हैं, जी। जबकि नाभि को छेड़ा ही नहीं जाना चाहिए। नाभि को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। नाभि को तो ज़्यादा से ज़्यादा हील करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करना चाहिए। मुझे याद है पुराने ज़माने में लोगों का सेंटर पॉइंट वो खाली होता था घर का, और चारों तरफ कमरे बना देते थे, सेंटर में तुलसी का पौधा लगाते थे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आज भी अगर पुरानी फिल्मों में देखें, वहाँ पर सेंटर पॉइंट खाली होता है और वहाँ पे तुलसी का पौधा लगा होता था। जी। ब्रह्म स्थान हमेशा पूजनीय है। अच्छा। लेकिन आप देखिए ना, मान लीजिए हम लोग ब्रह्म स्थान छुड़वा कर आए हैं, तो हमें वो क्लाइंट कहेगा जी हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, वास्तु भी करवाया था। बाद में पता लगता है वो पूरी फैमिली वहीं पर बैठकर नॉनवेज खा रही है। सारी फैमिली वहीं बैठकर अल्कोहल को कंजप्शन कर रही है। वहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के किसी भी इमोरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती है। तो ब्रह्म स्थान खाली का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ खाली करने के बाद हम वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जी। जो हमारे लिए ऑस्पिशियस ना हो। तो ब्रह्म स्थान खाली होने का मतलब है कि वो काफ़ी रिलैक्सिंग और ओपन जोन में होना चाहिए। कितना का एरिया ब्रह्मस्थान का खाली रखना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को ये जज नहीं हो पाता कि हम कितना एरिया ओपन रखें। जी। अप्रॉक्सीमेटली 10% अगर हम टोटल डायमेंशंस लें उस प्लॉट की या जी। फैक्ट्री की, जी। कोशिश करें उसका जो ब्रह्म स्थान का 10% का एरिया है वहाँ पर डिगिंग ना हो, वहाँ पर कोई पिलर ना हो। अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर है तो 200 स्क्वायर फीट का एरिया हमें एरिया जो सेंटर में है, सेंटर हम में उस हिसाब से वो छोड़ बिना देना चाहिए। पिलर के, बिना बीम के, बिना किसी और ऐसे हैवी चीज के रखना चाहिए। जी। इसको हम मर्म स्थान भी कह सकते हैं, जी। इसको सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। तो जी। उसको अगर ना छेड़ा जाए, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु का रूल है। और अगर हमारे चारों तरफ का एरिया ओपन हो जाए, जी। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखें
कि ओपन एरिया कॉन्सेप्ट अलग होता है। ये नहीं है चारों तरफ हमें इक्वल डायमेंशंस में ओपन कर दिया तो हमने चारों तरफ से ओपन कर दिया। जी हमारा ईस्ट जो है वो वेस्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा ओपन होना चाहिए, और हमारा जो नॉर्थ है वो हमारा साउथ के कंपैरेटिवली ज़्यादा ओपन होना चाहिए। ओपन एरिया कॉन्सेप्ट का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है कि आपने चारों तरफ ओपन एरिया छोड़ दिया और बात खत्म हो गई। जी इसको हमें विंडोज़ के साथ, एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट के साथ, मतलब इतने छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं। जी इनफैक्ट देखा जाए तो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमारी जो बाउंड्रीज होती हैं जी उसको दैत्य स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी बेडरूम्स हैं वो दैत्य स्थान के साथ ही होते हैं, और कपल्स का आर्गुमेंटेटिव होना बड़ी स्वाभाविक बात होती है। तो हम लोगों में जो भी बेडरूम्स हैं या जहाँ से रिलेशनशिप जोन आते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उसको बिल्कुल लास्ट वॉल के साथ ना मतलब रखा जाए, थोड़ा अच्छा, बीच में स्पेस गैप हो। छोड़ा जाए। जी जी जी। तो कपल्स का आर्गुमेंटेटिव होना आम बात है। अच्छा सर, वास्तु किस स्टेज पर करना चाहिए? लोग प्लॉट ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, नक्शा पास करवा लेते हैं, फिर वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं कि भैया इस पे कुछ डालना है, तारे वारे तो डाल दो। ये सबसे बड़ी गलती है जी। जी हमेशा प्लॉट को सिलेक्ट करने से पहले ही हमें वास्तु कंसल्टेंट को मिलना चाहिए। मतलब प्लॉट लेने से पहले ही वास्तु वाले को बुला लो। बिल्कुल, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट ही सबसे बड़ा रोल होता है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि एक वास्तु शास्त्री के पास जाकर ये बताना चाहिए कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वास्तु की वो क्या है। अगर वो जॉइंट फैमिली के रिलेटेड लेना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी तरीके अलग हो जाएंगे। जी कई लोगों को होता है कि हमें स्टेयरकेस बाहर रखना है, जी। फिर हम उस हिसाब से उसको सेलेक्ट करते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें अपना प्रोफेशन और अपना रेजिडेंशियल सेम रखना है, उसके अकॉर्डिंग अलग होता है। अगर कोई इंसान कहता है कि हमें कमर्शियल यूजेज ज़्यादा करनी है 80% तक, तो उसमें रूल्स अलग हो जाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जब आप प्लॉट सेलेक्ट नहीं करवाते जी और आप प्लॉट लेने के बाद सेलेक्ट करवाते हो, वहाँ जाके पता लगता है वहाँ पे ऑस्पिशियस गेट ही नहीं निकल रहा। अब एक इंसान का जन्म हुआ जिसका माउथ ही नहीं है, तो वो खाना खाएगा कहाँ खाना से? कैसे खाएगा? तो ऐसे लोगों के जीवन में जो तरक्की है वो कम हो जाती है। जी तो रेमेडियल पार्ट करने की बजाय बेटर ये है कि सिलेक्शन ऑफ प्लॉट से पहले ही वास्तुशास्त्री को दिखाया जाए। जी। ये सबसे बड़ा रूल वास्तु का माना जाता है। और ये बड़ी हैरानी की बात है। ये हैरानी की बात क्या, मुझे ऐसे लगता है कड़वा सच है कि लोग अभी भी चाहते हैं कि बस मोटा मोटा वास्तु कर दो। मोटा मोटा वास्तु कभी नहीं होता। वास्तु या तो प्रॉपर होगा, अदरवाइज सिर्फ एक जोन की गलती ही आपके घर की सारी चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जी इसको अगर सिलेबस की फॉर्म में देखा जाए तो हम इसको जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा सकते हैं। आप देखिए, अगर लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप का वास्तु हो सकता है। जी आप घर की हर डायरेक्शन में लैपटॉप को अलग अलग यूजेज में यूज़ कर सकते हो। आपके घर के अंदर अकेला जो आपके घर के अंदर एक, मैं अगर इजी भाषा में कहूँ, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, आप उसको सभी जोन में रख सकते हो। आप अपने मोबाइल की चार्जिंग को सभी जोन में रख सकते हो, लेकिन जिस जोन में रखेंगे वहाँ की एनर्जीज ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी। अच्छा, कमर्शियल की आपने बात करी, अभी फैक्ट्री की बात करी। कमर्शियल वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु में फ़र्क क्या है? देखिए, इसमें सिंपल सी बात है। अगर हमारे घर का कोई ऐसा एरिया है जी जहाँ से हमें सोसाइटी आती है, फैक्ट्री में वो जो सोसाइटी वाला एरिया है वो कॉन्फ्रेंस रूम बन जाएगा, घर में वो हमारे नेबर्स का जोन बन जाएगा। ओके घर में जाएंगे तो वो हमारे रिश्ते द्वारा की गई बातें हैं। और अगर मैं फैक्ट्री में कहूँ, वो हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है। अगर हम घर में कहें तो वो हस्बैंड वाइफ के बीच में जहाँ से फिजिकल अट्रैक्शन आती है, जी वही फैक्ट्री से सैम्पलिंग आ जाती है। मतलब उनका जो मोड है बेसिकली सेम रहता है। जी अगर हम कहें कि हमारे क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशंस हैं, वो हाँ, हमें फैक्ट्री के वो वास्तु source से change पता हो जाता है लगेंगे। बस। घर में हस्बैंड वाइफ के कैसे रिलेशंस हैं वो हमें बिल्कुल घर सही से बात है। पता लगते हैं। सर एक चीज़ बताएं, वास्तु का असर कितनी देर बाद होता है? जैसे किसी ने रेमेडी करवा ली तो कब तक उसे पता लगना शुरू होता है कि फ़र्क है? देखिए, रेमेडी से भी ज़्यादा ज़रूरी मैं कहूँगा, अगर आप कर ही सब कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग रहे हैं वो ज़्यादा फेवरेबल है। जी सुनने में बड़ी ये बात सिली भी लग सकती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि वास्तु करके हम ऑफिस भी नहीं पहुंचते और आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा ये बहुत सरप्राइजिंग है। अब रिजल्ट कहाँ नहीं आते? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ईस्ट डायरेक्शन को हील किया, हमने देखा कि ईस्ट डायरेक्शन है, सूर्य की डायरेक्शन है, वहाँ से हीलिंग आती है और वहाँ से हम लोग जितना भी हमारी लाइफ में फेम नेम आएगा वो वहाँ से आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वहाँ के जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, वो टाइम से उठ नहीं रहे, वो टाइम से खाना नहीं खा रहे, तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन क्या करेगी? जी हमने कहा कि घर के अंदर जुपिटर का स्थान बहुत अच्छा है, जुपिटर लॉयल्टी है। अगर कोई इंसान जुपिटेरियन क्वालिटीज उसके अंदर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो कुछ भी नहीं कुछ करेगा। नहीं करेगा।
पॉजिटिव डायरेक्शन जीवन में तभी पॉजिटिव रोल प्ले करेगी अगर आपके अंदर उस प्लैनेट के पॉजिटिव ट्रेट्स भी होंगे। जी। अगर हम जीवन में किसी इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और हम कहें कि हमारे घर का वास्तु खराब होने से या ठीक होने से नहीं हो रहा, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंसान के कर्मास के आधार पर ये सारी चीज़ें। अच्छा, कलर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है जी वास्तु पे? कलर भगवान ने हमें दिए हैं। अगर आप रेनबो की बात करो, अगर आप कलर्स की बात करो, जी। सृष्टि का क्या ऐसा स्वाभाविक रोल है कि हमें सृष्टि में इसी जागती आंखों से कलर्स दिखाई देते हैं, रेनबो दिखाई देता है और कलर्स अपने आप में बहुत बड़ा रोल करते हैं, रोल प्ले करते हैं। हालांकि हम लोग बहुत सारी रेमेडियल पार्ट करवाते हैं। अगर मैं आप सभी से शेयर करूं, जो कलर्स द्वारा की या रेमेडियल पार्ट है वो हर रेमेडी से बड़ा मैजिकल है। कलर्स को लेकर तो देखो छोटी छोटी सी बातें हैं कि जैसे मान लीजिए मैं क्लास लगा रहा हूँ, अगर उसके अंदर एक स्टूडेंट है जिसने वाटर एलिमेंट के कपड़े डाले हैं और एक ने फायर एलिमेंट के कपड़े डाले हैं, तो आप देखेंगे एक टाइम पे आके क्लास में क्लैशेस ज़रूर होंगे क्योंकि पानी ने तो आग को बुझा देना है। बिल्कुल सही है। तो कलर्स का इतना इम्पैक्ट रहा है। हम लोग जब स्कूल्स में जाते थे तो हम लोगों ने देखना कि अगर हमारी ब्लू कलर की ड्रेस है, जैसे मुझे लगता है कि बीज हमारे अंदर ना शुरू से ही होता है किसी ना किसी चीज़ का, तो हम लोगों ने देखना कि अगर हमारे कॉपीज़ के ऊपर इस कलर के कवर है तो हमें ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, इस कलर के कलर हैं तो ऐसे रिजल्ट आते हैं। यहाँ तक कि जब रोल नंबर वाइज डेस्क भी चेंज होते थे स्कूल में, तो भी मैं गौर करता था कि मुझे यहाँ बैठ के ज़्यादा समझ आता था और मैं वेट करता था वहाँ बैठने पर ही मुझे रिजल्ट अच्छे आएंगे। और सेक्शंस की बात की जाए तो जो जितने ऑस्पिशियस जोन रहते थे वहाँ के सेक्शंस की जो आती थी ना परसेंटेज, वो ज़्यादा अच्छी आती थी। कहीं कहीं लगता नहीं लोग वहमी होते जा रहे हैं? मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। अच्छा। देखो एक इंसान को ओसीडी है ना, वो बड़ा साइंटिफिक बीमारी मानी जाएगी जी। लेकिन वो ज्योतिष को लेकर वहमी हो जाएगा, वो ज़्यादा वहमी माना जाता है। Obviously। तो मुझे लगता है वहम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को लेकर नहीं होता जी। दूसरे भी वहम होते हैं। हाँ। मतलब हाथ धोने का वहम होता है, लॉक चेक करने का वहम होता है, लेकिन भाई एस्ट्रोलॉजी सॉफ्ट कॉर्नर है ना, सब इसी को पकड़ लेते वो हैं। भी आपने एक बार बताया था जिसका चंद्रमा कमजोर होता है वो बार बार लॉक चेक करता है। यस बिल्कुल। अच्छा, प्लांट्स की बात करते हैं। ऑस्पिशियस प्लांट्स, इन ऑस्पिशियस प्लांट्स। घर पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लोग कहते हैं वास्तु के हिसाब से लगाने चाहिए, कुछ कहते हैं कि लगाने चाहिए नहीं, तो वो क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात बता दूँ, हमारी अर्थ में ना सृष्टि डिज़ाइन भगवान ने ऐसे की है कि हर चीज़ का अपना रोल है जी। और हमारा अर्थ एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड एलिमेंट है। प्लांट्स देखो, अगर नॉर्मल प्लॉट के अंदर ग्रास है कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेजिटेबल्स है, एग्रीकल्चर लैंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें कई कई मीटर्स तक फैली होती हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि साइंटिफिकली फॉर्म में अगर आपके उस प्लॉट में ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें इतनी लंबी है, वो लेटर सूनर क्या करेगा, आपके घर को वीक करेगा। और हम लोग कहेंगे जी हमने तो घर बड़ा सॉलिड बनाया था, ये दरारें क्यों आ गई? क्योंकि हमने उस प्लांट को ऊपर से हिला दिया, नीचे उसकी जड़ें नहीं गई। जी। और सबसे बड़ी बात है एनर्जी लाइंस। एनर्जी लाइंस का मतलब होता है जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जब हमारे क्रॉस करते हैं, जैसे मर्म स्थान या नाभि स्थान कहा जाए, तो वहाँ से कोशिश करें कि हम लोग वहाँ से जितने भी प्लांट्स हैं उखाड़ दें। जैसे मिल्क ऊजिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर दूध निकलता है, जिस घरों के अंदर ऐसे मैक्सिमम प्लांट्स की मात्रा होती है, जैसे होता है जैसे हम पत्ता तोड़ेंगे बीच में से एक वाइट कलर का मिल्क सा निकलता है, तो आप देखेंगे जिस घर के अंदर किसी भी प्लांट्स में से उस वाइट कलर का जो मिल्की निकलता है, जो फ्लूइड निकलता है, आप देखेंगे उस घर के अंदर नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेसिव प्रॉब्लम ज़रूर होती है। और प्लांट्स को लेकर एक छोटा सा टिप बताता हूँ, जिस घर के साउथ वेस्ट के अंदर प्लांट्स होंगे, यहाँ तक कि सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर भी होगा जी, तो आप देखेंगे वहाँ के रिलेशनशिप हमेशा स्पॉइल रहेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो ग्रीन कलर है ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा रिलेशनशिप का साउथ वेस्ट का जोन होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है। और जो अर्थ है ना, हवा चलेगी तो अर्थ उड़ जाएगी। अर्थ है हमारे रिलेशनशिप और एयर एलिमेंट है ग्रीन कलर। तो ऑलवेज जिस घर में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वहाँ से ग्रीन कलर को हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, पेट का भी रोल होता है? मैंने आप ही को कई बार सुना है कि खरगोश रख लो या ना रख लो, कुत्ता रख लो या ना रख लो, बिल्ली रख लो या ना रख लो, तो ऐसा कैसे? जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि देखो एक जीव है जी, एक ऐसा डॉग है जो गाड़ियों में फिरता है, लग्जरी गाड़ियों में रहता है। एक ऐसा डॉग है जिसको 4-4 दिन खाने को भी कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है।
हमारा ऐसा ज्योतिष शास्त्र में मानना है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा पेट है, जी। उसका भी डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी होता है। अच्छा। जी बिल्कुल, हम कहते हैं कि अगर आपको घर में पेट लेकर आना है तो उसका जो एट द टाइम ऑफ बर्थ की जो कुंडली है कमाल है। वो साथ लेकर आए। देखो, दो तरीके की चीज़ें हैं। सुअर बहुत कम पाले जाते हैं लग्जरी जी, में, नहीं लेकिन पालते। डॉग पाले जाते हैं, हाँ। है ना। लेकिन उस सुअर को गंदी नाली में लेट के भी उतना ही मज़ा आता है जितना लग्जरी में। हाँ, देखो, उसकी उसकी संरचना ऐसी की गई है। बिल्कुल सही बात। लेकिन डॉग्स को तो लोग कहते हैं ना, कहना तो नहीं चाहिए, अपना बच्चा तो सर्वेंट के हाथ में पलता है, लेकिन डॉग का बच्चा हमारे हाथ में पलता है। सही है। इसका मतलब क्या स्टार होंगे उसके। उस डॉग सो के। मुझे ऐसे लगता है कि पेट पालना बुरी बात नहीं है अगर हमारे थ्रू जी। किसी जीव को अच्छी रक्षा मिल रही है। मैं डॉग लवर्स के बारे में नहीं कह रहा, मैं खुद डॉग लवर हूँ। जी। लेकिन मेरा कहने का मोटिव ये है कि अगर आप किसी डॉग को या किसी पेट को लेकर आए हो, अगर आपके थ्रू उसका जीवन यापन बहुत अच्छा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। जी। बहुत लोग कहेंगे हमारे घर में पैरट बहुत आते हैं, हमारे घर में चिड़िया बहुत आती है। देखिए, अगर वो वैसे ही आते हैं जी। तो वो इतना ऑस्पिशियस नहीं माना जाएगा, कबूतर आते हैं। जी। लेकिन अगर वो खाना खा के पेट भर के अपनी प्यास बुझाकर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो मुझे लगता है कि पेट के बारे में या किसी भी जीव जंतु के बारे में, देखिए अगर देखा जाए तो आत्मा तो एक चींटी में भी होती बिल्कुल सही है है। ना। सो हम ऐसे एलिमेंट्स, हम ऐसे आर्टिकल्स घर में कायम करने के लिए नहीं कहते जो इनको किसी भी प्रकार का कष्ट दे। कोशिश करें इसको पॉजिटिव करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा केमिकल रिएक्शंस करते हैं वाटर के अंदर कि जीव जंतु मर जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप गौमूत्र का पोछा लगाएं। आप देखिए आपके घर में मच्छर मक्खियाँ चींटी नहीं आएगी, कम आएगी। तो गौमूत्र का मुझे लगता है कि अगर वास्तु के अंदर अगर मैं सिंपल से एक उपाय की बात करूं तो सबसे सिंपल है कि गौमूत्र का पोछा लगाएं। इससे ना सिर्फ एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे और घर का माहौल भी बहुत सात्विक आपको लगेगा। इसके अलावा हम जितना भी झाड़ू पोछे लगाते हैं उसके अंदर इतने सारे मतलब पॉइजन वाले केमिकल्स लगाते हैं, तो वहाँ पर हमारी शुभता घर की कहाँ जाएगी। हम लोगों ने तो वो ज़माने को भी सुना हुआ है जिसके अंदर गाय के गोबर का पोछा लगाया जाता हाँ, था, लेप किया जाता था। और आज उस गोबर के पोछे की जगह हम लोग कहीं ना कहीं पर केमिकल्स डालते हैं जिसके कारण हमारे घर का माहौल ऑस्पिशियस नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर वास्तु का प्रावधान ना होता तो हमारे ऋषि मुनि झोपड़ी में बैठकर, कुटिया में बैठकर क्यों वास्तु मतलब अपना चैंटिंग करते या अपना मंत्र जाप करते। कुटिया का बेसिकली मेन पर्पस क्या है कि उसके अंदर किसी एलिमेंट के साथ छेड़खानी की ही नहीं गई। जी। कुशासन क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही ख़त्म हो जाता है। क्यों ऐसे किया गया है कि हम लकड़ी को ऊपर ही बैठते हैं? लकड़ी में करंट जब वो बड़े से बड़ा करंट ख़त्म कर देता है तो हमें भी वो अनटच करके हमारी एनर्जीज को बैलेंस करेगा। और कहीं ना कहीं आज की जो मॉडर्न साइंसेस है उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप साइंटिफिकली बात करें, हमारी खुशी या गमी हमारे खास तरीके के केमिकल्स के ऊपर डिपेंड बिल्कुल करती सही है। है। हमारे ब्रेन के अंदर हंसी मजाक के केमिकल्स होते हैं। ऐसे ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर नसें हैं जो स्पेशल किसी न किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन करती हैं तो हम खुश होते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है कि हम उसे बनने ही नहीं देते। हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसको बनने में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग जाता है। और उसी 15 मिनट और आधे घंटे में हम फटाफट फ़ोन उठाते हैं और अपने ब्रेन को डिवर्सिफाई कर लेते हैं। हम अपने ब्रेन को रिलैक्स ही नहीं होने दे रहे। सही बात है, बिल्कुल अगर सही, बिल्कुल सही। 3 घंटे हम लोग मोबाइल को ना रखें, जी। हमारा ब्रेन अपने आप हमारे हंसी वाले, खुशी वाले केमिकल्स। आप चले जाइए 20 साल पहले, सही है। अपनी नानी के घर, दादी के घर बातें होती थी, हम हंसते थे और कुछ देर के लिए ना नॉर्मल सा लाइट चली जाती थी, पंखा बंद होता था, फिर भी मन में एक उल्लास होता था। फील ही नहीं होती थी। लेकिन अब कौन ऐसे 15 मिनट भी नहीं होते जब हम लोग कोई वीडियो या कोई रील नहीं देखते। हम अपने ब्रेन को इतनी जल्दी डिवर्सिफाइड कर देते हैं अपने रास्ते से कि हमारे जो हार्मोन्स बनते हैं ब्रेन के अंदर खुशी के, गमी के, वो बन ही नहीं पाते। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आज की एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग का। वो दिन दोबारा आ जाने चाहिए जब हम लोग फिर से उसी हार्मोन्स को एक्टिव करें जो हमारे ब्रेन में पॉजिटिवली एक्टिव हों और ऐसे केमिकल्स बने जो पॉजिटिवली एक्टिव हों। है तो सारी गेम हमारी साइंटिफिक रीजंस की है ये सारी। एक बड़ा डिफरेंट सा सवाल, शायद किसी ने वास्तु में डिस्कस ही नहीं किया होगा। क्या सर्वेंट रूम का वास्तु होता है?
बिल्कुल, हमारे घर के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी कह लीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो सर्वेंट के कारण होते हैं। उसकी लॉयल्टी आपके जीवन को कहीं का ना कहीं ले जाएगी और उसकी डिसलॉयल्टी आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट कर बिल्कुल सकती सही है। बात है। तो मुझे लगता है जब आपको सर्वेंट को लॉयल रखना है तो आप कोशिश करें उसका रूम ईस्ट की तरफ लेकर आएँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका सर्वेंट बहुत अच्छा काम करे तो आप वेस्ट की तरफ लेकर आएँ। वेस्ट डायरेक्शन सैटर्न की है जो कि हार्डवर्क की है, और ईस्ट डायरेक्शन लॉयल्टी की है जो कि सूर्य की है। लेकिन यहाँ पर एक झोल है छोटा सा। ईस्ट में एक सोसाइटी और रिलेशनशिप में आने के कारण ना वहाँ पर सर्वेंट्स के रिश्तेदार बड़े मिलने के लिए आएंगे, ओ, और वेस्ट में जो कि प्रॉफिट की डायरेक्शन है वहाँ पर वो थोड़ा सा मनी माइंडेड हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए हार्डवर्क और लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। सही बात है। अच्छा सर, जाने से पहले कोई 3 टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला टिप ये है कि एक मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होना ही चाहिए। देखिए वो स्थान ही देवताओं का है, अगर वहाँ पर आपका मंदिर नहीं होगा तो वहाँ पर तब भी देवताओं का वास होना चाहिए। अगर वो स्थान आपका बिल्कुल क्लीन है तो बहुत अच्छी बात है। जी। दूसरी टिप, साउथ वेस्ट डायरेक्शन भरी होनी चाहिए और वहाँ पर आप जितना मर्जी क्लटर भर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिथ है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जितनी मर्जी हैवी डायरेक्शन हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वहाँ पर आप कूड़ा कबाड़ भर दें। वहाँ पर रखा गया कूड़ा कबाड़ आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए क्लीन उसको भी रखें, लेकिन गंदगी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हमारा घर हमेशा ही डिक्लेटर होना चाहिए। तीसरा टिप ये है कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे मन में कि हमारा जो स्टेयर केस है वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके स्टेयर केस किसी भी फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ तक कि हमारे स्टेयर के स्टेप्स को लेकर भी कुछ भी शुभ या अशुभता नहीं है। जी। आप कोशिश करें इस प्रकार के मिथ बिल्कुल ना पालें और इस प्रकार की जो जितनी भी चीज़ें हैं इसको अपने मन पर हावी ना होने दें। अच्छा सर, टिप्स की बात में आपने स्टेयर केस की बात करी। स्टेयर केस के नीचे क्या होना चाहिए? कोई कहता है मंदिर नहीं होना चाहिए स्टेयर केस के नीचे, कोई कहता है कि जूते रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए स्टेयर केस रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी को और हमारी किचन रिप्रेजेंट करती है मंगल को। जी। मरकरी और मंगल मेजरली तौर पर बड़ी सारी हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तक कि ब्लड डिसऑर्डर को। इसीलिए कोशिश करें हमारे स्टेयर केस के नीचे एक तो किचन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हमारी किचन के ऊपर बेटी का कमरा भी है, अगर हमारा स्टेयर केस मरकरी को रिप्रेजेंट करता है तो बेटी भी मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए बुध मंगल की कंजंक्शन तो बिल्कुल भी ना हो। जी। वॉशरूम जो है वो राहु और चंद्र की कंजंक्शन है, इसलिए वॉशरूम और किचन बिल्कुल मना है। लेकिन जर्नल अगर आप स्टोरेज कर रहे हो, शूज़ रख रहे हो जी। या जर्नल स्टोरेज है, उसकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जी। बस ध्यान रखें जो स्टेयर केस का जोन है वो अच्छे एरिया में होना चाहिए, उसके नीचे जर्नल चीज़ें आप रख सकते हो। जी। किचन और वॉशरूम को ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम मानते हैं। जी। अच्छा, कोई ऐसी 3 चीज़ें जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए घर लेने के बाद या प्लॉट लेने के बाद या घर बनाते हुए? जी, सबसे पहले तो शेप ऑफ प्लॉट का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। लोग बहुत ही मतलब अनइवन शेप के कई बार प्लॉट ले लेते हैं, उसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, ओपन एरिया कॉन्सेप्ट। ओपन एरिया कॉन्सेप्ट में उनको लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ को ओपन करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे चारों कोने ओपन होने चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली ईस्ट और जो नॉर्थ है वो साउथ और वेस्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा ओपन रखना चाहिए। नंबर 3, जब हम समर्सिबल पंप लगाते हैं हम उसके ऊपर छत कभी ना बनवाएं, वो कुएं के ऊपर छता हुआ मकान होता है। अच्छा। इसके बिल्कुल साथ अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अगर उसके ऊपर भी छत है, वो भी कुएं को ढका माना जाता है। कुआं हमारे वरुण देवता का स्थान माना जाता है। उस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखें और उसको छत उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए। चलिए। अच्छा सर, ये तो हो गई वास्तु कंसल्टेंसी की बातें। जी। क्या वास्तु सीखा जा सकता है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे हर महीने वास्तु के कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। जी। और जो ऑफलाइन कर सकते हैं ऑफलाइन और जो ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। और हम एक बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर लोगों को वास्तु सिखाते हैं, ताकि वो खुद अपने घर का ही नहीं, जी। वो लोगों का भी वास्तु करे और अवेयर कर सके, क्योंकि कई बार एक छोटी सी गलती ही हमारे पूरे घर का वास्तु खराब कर देती है। जी। तो हमारे तो हर महीने कोर्सेज, वर्कशॉप्स, बड़े कोर्सेज हमेशा ही लॉन्च होते रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच Thank you आपका so टाइम much. स्पेयर करने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ मनीष शाही जी, थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर, घुमार मंडी, लुधियाना से। वास्तु कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी भी कंसल्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के ट्रेनर भी हैं, बड़े फेमस हैं एस्ट्रो के, और वास्तु की क्लासेस भी जो आपको वो करवाते हैं। तो अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं तो इज़ द राइट पर्सन इन लुधियाना सिटी।
और आप लोग सबसे राइट पर्सन हो हमारे लिए, क्योंकि आप लोग वॉच करते हो हमारा पॉडकास्ट, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेवर फॉरगेट डिस्कशन डायरीज अपना बिल्कुल यहाँ बजाए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।